हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन जो होने वाला है मनोवैज्ञानिक के मैराथन पर होने वाला है। और इस जो मैराथन जो रहेगा सीटेट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। और इस मैराथन में हम कई सारे मनोवैज्ञानिकों को देखेंगे और कई सारे टॉपिक को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो मैराथन रहेगा, टारगेट रहेगा 10 नंबर से प्लस नंबर दिलाने की। और इस मैराथन में हम महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक को देखेंगे और कुछ पीवाईक्यू को देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सेशन इम्पॉर्टेंट है और चलते हैं स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज के सेशन का पहला टॉपिक है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की पढ़ाने से पहले कुछ बातें बता दें कि जो है ट्रिक के तौर पर याद करिएगा कि अगर कहीं सामाजिक शब्द दिख जाए सामाजिक सांस्कृतिक शब्द दिख जाए और अगर कहीं जटपीडी शब्द दिख जाए और अगर कहीं यम के ओ शब्द दिख जाए तो इन सभी को देख करके किसको लगा देना है आंसर? वाइगोत्स्की महोदय को लगा देना है। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये जो मनोवैज्ञानिक थे यह एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की एक सृजनवाद के जनक भी हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक स्थिति में ही हो सकता है। वाइगोत्स्की महोदय ने बताया कि बच्चे का जो विकास होता है वह समाज से ही होगा, समाज के में ही होता है। यानी समाज शब्द पर किसने जोर डाला है? तो वाइगोत्स्की महोदय। और इनके अनुसार बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने इसके 3 पहलू बताए हैं: सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा के विकास सामाजिक अंतःक्रिया से ही होती है। यानी इन्होंने सिंपल सी बात बताई है कि बच्चों का विकास या भाषा का विकास जो होता है वो समाज से ही इंटरेक्ट करके होता है। इसके लिए इन्होंने 3 वर्ड दिए हैं, एक जेडपीडी, दूसरा यमकेओ और तीसरा स्कैफोल्डिंग। अगर ये तीनों शब्द भी दिख जाते हैं कहीं तो देखते ही किसको लगाना है? वाइगोत्स्की महोदय को सही लगा देना है। जेडपीडी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पाड़ या ढांचा। यम के ओ के हिंदी में क्या कहते हैं? तो मोर नॉलेज अदर। अब जो जेडपीडी है यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास के स्तर तक संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यानी वास्तविक विकास, जैसे यहाँ पे बच्चा जो है साइकिल चला नहीं सकता लेकिन चलाने की यह कोशिश कर रहा है, और अगर किसी के सहायता से
ये साइकिल को चलाने लगा। तो इनके बीच जो अंतर होता है इसी को ही ZPD कहते हैं। अब इसको एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कोई बच्चा जो है 80 नंबर तक कर लेता है खुद से, लेकिन पास होने के लिए कितना चाहिए, 90 नंबर चाहिए। और किसी की सहायता से, यूट्यूब या किसी टीचर की सहायता से 120 नंबर तक जो है गेन कर लिया। तो ये जो अंतर है इन दोनों के बीच में, इसी को कहते हैं ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब अगर कोई देने वाला जो हेल्प रहेगा वह कौन दे सकता है, MKO दे सकता है। MKO मतलब क्या होता है, मोर नॉलेज अदर। अब इसमें आपको नॉलेज या इस बच्चों को या किसी को नॉलेज वही देगा जो उससे ज़्यादा जानकार हो, यानी जो अन्य व्यक्ति हो वो उससे ज़्यादा जानकार हो तभी वह चीज़ समझा सकता है। जैसे इसमें टीचर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे उसकी मम्मी जो है ये कुछ खा रहा है, लेकिन छोटा बच्चा है चम्मच नहीं पकड़ पा रहा है, और जबकि उसकी मम्मी जो हेल्प करके उसे चम्मच से खिलाने को सिखा रही, बेटा ऐसे पकड़ के सिखाया जाता है। तो ये जो सिखा रही हैं यह क्या हो जाएंगी, MKO। और यहाँ पे जो हाथ पकड़ के सिखा रही ये हो जाएगा स्कैफोल्डिंग। क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तो जिसे हम पाढ़ या ढांचा कहते हैं। वयस्क द्वारा दी जाने वाली सपोर्ट को पाढ़ या ढांचा कहते हैं। जैसे ये चम्मच बच्चा नहीं पकड़ पा रहा था तो मम्मी ने पकड़ना सिखाया, बेटा ऐसे पकड़ते हैं। तो ये जो पकड़ने के लिए सिखा रही हैं, टेम्परेरी हेल्प दे रही हैं, इसी को क्या कहा जाता है, पाढ़ या ढांचा। अब इनका एक इम्पॉर्टेंट ये बातें हैं, भाषा पर इनके विचार। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। और इनका जो एक कथन है, वेरी इम्पॉर्टेंट कथन है, ये जो है आपके एग्जाम में ज़रूर छपेगा। वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं। ये ना जाने कितनी बार जो है पूछ लिया गया है। अगर वाइगोस्की के अनुसार कहेगा तो इन्होंने बताया पहले भाषा आती है और बाद में विचार, जबकि अगर जीन पियाजे महोदय कहेंगे तो उन्होंने बताया पहले संज्ञा विकास जो है भाषा आती है, उन्होंने बताया कि पहले विचार आते हैं बाद में भाषा आते हैं। वाइगोस्की ने भाषा के 3 रूप बताए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पता नहीं कितनी बार आ चुका है। इनके अनुसार कितनी भाषा होती हैं, तो 3। एक होती है सोशल स्पीच, एक होती है प्राइवेट स्पीच और एक होती हैं साइलेंट इनर स्पीच। अब इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। सोशल स्पीच क्या होता है, तो वह भाषा जिसमें बच्चा सामाजिक यानी जो बच्चे की सामाजिक भाषा होती है उसे सोशल स्पीच कहते हैं। जैसे अगर ग्रुप में है या समाज में, जिस समाज में बच्चा रह रहा है उस समाज की जो भाषा रहेगी वह क्या होगी, सोशल स्पीच। अगर मुस्लिम वाले एरिया में रहेगी तो अब्बा पप्पू ये सब बुलाएगी, जबकि हिंदू वाले एरिया में रहेगा तो पापा मम्मी दादा दादी। और वहीं अगर बच्चों वाले एरिया में तो गाली दे के बात करेगा, इधर आ या उधर जा। और दूसरा होता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच वही स्पीच होती है जो उसकी व्यक्तिगत भाषा है। जैसे अगर लैंग्वेज को देखा जाए तो 2 होते हैं, एक ऑफिशियल, एक ऐसे फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं।
अब बच्चा अगर अकेले जो बातें करता है, बच्चे को कभी कभी देखेंगे वह चलता रहता, गुनगुनाते रहता, हंसता रहता, बोलता रहता है। तो ये जो बातें हैं ये प्राइवेट बातें होती हैं। और एक होती है साइलेंट इनर स्पीच। इसमें क्या है, तो इसमें बच्चा कोई भी कार्य करता रहता है और कुछ ना कुछ बोलता रहता है और अपने आप में हमेशा कुछ ना कुछ बुदाते रहता है और ऐसी ऐसी कभी कभी बातें कर देता है कि सोचने में लगता है अरे ये क्या बोल दिया। तो ये जो भाषा होती है बच्चों की उसे साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरे मनोवैज्ञानिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीन पियाजे महोदय। जीन पियाजे महोदय, इसको स्टार्ट पहले से करने से पहले सार ट्रिक बता दें। अगर कहीं शब्द स्कीमा दिख जाए, अनुकूलन दिख जाए, स्कीमा दिख जाए, अनुकूलन दिख जाए, अनुकूलन दिख जाए, साम्य धारण दिख जाए, साम्य धारण दिख जाए, समायोजन दिख जाए, समायोजन दिख जाए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये सभी अगर वर्ड दिख जाए तो वहाँ पे देखते ही किसको लगाना है, जीन पियाजे महोदय को लगा देना है। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ट्रिक को हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, तो जीन पियाजे महोदय दी हैं। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने प्रयोग किस पर किए थे, तो अपने 3 बच्चों एवं आसपास के बच्चों पर अध्ययन करके इन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर जो संज्ञान ज्ञानात्मक या मानसिक विकास होता है वह किस प्रकार होता है, कितने चरणों में होता है और कैसे कैसे होता है, इनके बारे में इन्होंने कंप्लीट रूप से बताए हैं। अब इन्होंने ये जो सिद्धांत दिए थे बच्चों के विकास पर आधारित दिए थे, इसलिए इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ सकता है विकास का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को। अब पियाजे यानी इनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी बच्चा जो जितने बड़ा होगा वैसे ही वह अपने जो वस्तुओं की छाप होता है या जो उसके नॉलेज की परिपक्वता होती है उसका विकास होता रहता है और दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते रहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है और फिर अधिगम होता है। ये ना जाने कितनी बार लाइन पूछी गई है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो बच्चे का विकास से संबंधित इन्होंने थ्योरी दी थी कि पहले बच्चे का विकास होता उसी प्रकार इनके जो है अधिगम होता है। ठीक उसी प्रकार याद कर लीजिए कि पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है फिर अधिगम होता है। इन्होंने एक परिभाषा दी थी, एक परिभाषा ना जाने कितनी बार पूछा गया है। परिभाषा क्या था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसके अलावा एक और है, इन्होंने बताया था कि बच्चे जो है वयस्कों से मात्रात्मक रूप में बराबर होते हैं
जबकि गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। ये ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे जो है मात्रात्मक रूप से वयस्कों से क्या होते हैं, बराबर, जबकि गुणात्मक रूप से भिन्न। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट जानने से पहले कुछ वर्ड को हम देख लेते हैं। पहला है अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है, तो अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन में जैसे बच्चा छोटा सा रहता है, वह टेडी बियर देखता रहता है बगल में, तो वह टेडी बियर के बारे में ही जान जाता, हाँ ये ऐसा कुछ चीज़ होता है, अनुकूल कर लेता है। एक वर्ड होता है आत्मसातकरण। क्या होता है, आत्मसातकरण। इसमें क्या होता है, तो जो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। यानी जो पहले का ज्ञान है उसके अनुसार इस ज्ञान को जोड़ देना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण। जैसे बच्चा पहले टेडी बियर देखा था, लेकिन बाद में डॉग को भी जोड़ दिया कि डॉग भी ऐसे होता है, तो इसे कहते हैं आत्मसातकरण। अगला होता है समायोजन। क्या होता है, समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे पहले था सीटेट पास करने के लिए या कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए केवल एक सब्जेक्ट को मजबूत कर लो, बाकी चीज़ कवर हो जाते हैं। जबकि अब ऐसी धारणा है कि एक सब्जेक्ट मजबूत करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको कई सारे यानी सारे सब्जेक्ट को मजबूत करना पड़ेगा, तब जा कर के सिलेक्शन होगा। यानी जो पहला ज्ञान था उसमें क्या कर लिए, चेंजिंग कर लिए, तो इसे कहते हैं समायोजन। एक आता है साम्य धारण या संतुलन। ये क्या होता है, तो इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जैसे अभी हमने जब बताया कि एग्ज़ाम पहले होता था तो एक सब्जेक्ट को मजबूत कर लो तो सिलेक्शन हो जाता था और पास हो जाते थे, जबकि अब क्या है कि सभी सब्जेक्ट को मजबूत करना पड़ेगा, तब जा कर के जो है पास होंगे। तो उसके प्रति ही क्या करना स्टार्ट कर दिए, कार्य करना स्टार्ट कर दिए और सभी सब्जेक्टों को मजबूत करना स्टार्ट कर दिए। तो अपने जो ज्ञान था उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किए तो और उसके बीच संतुलन कायम किए, तो इसी को कहते हैं साम्य धारण या संतुलन। अगला एक वर्ड है स्कीम्स। तो अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना क्या है, स्कीम्स है। एक वर्ड आता है स्कीमा। तो मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, इसे ही स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जीन पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है, तो बाल विकास का सिद्धांत। अब आगे देखते हैं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। छोटा सा जो बच्चा होता है वह आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से ही सीखता है। दूसरी अवस्था होती है संवेदी, जो है दूसरी अवस्था है, और इसमें एक बात और याद रखना है कि इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। आगे दूसरी अवस्था है जीन पियाजे महोदय के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है।
यह क्रिया करने की से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। और इस स्टेज में बच्चों के अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे जीववाद का गुण। अब जीववाद क्या होता है, तो इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। यानी अगर कोई बच्चा नीचे गिर गया, रोने लगा, तो उससे कह दिया जाता है कि अच्छा धरती में मार दी, तो धरती माँ को पट पट मार दिया जाता है, तो बच्चा हंसने लगता है। यानी सभी चीज़ों में क्या समझता है, जीव समझता है। और इसके अंदर इस वर्ष के अंदर ही अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है। अहम केंद्रित का गुण क्या होता है, वह सोचता है कि जो कुछ भी है सब मेरे अंदर है। यानी जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा या सोच रहा है वही सब ठीक है और सभी लोग वही करें, यानी बच्चा इसमें केंद्र में है और संसार इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इसे कहा जाता है अहम केंद्रित का गुण। और इस स्टेज में बच्चे में अपलटावी का गुण नहीं होता है। अपलटावी का गुण मतलब अगर बच्चे को बता दिया जाएगा 4 + 6 = 10, तो 6 + 4 पूछेंगे तो बता नहीं पाएगा। इसमें जो बच्चा मुद्रा संप्रत्यय इसको भी नहीं समझ पाता है। यानी अगर 2000 की नोट दिया जाए और 2 रुपये का सिक्का दिया जाए तो वो सिक्का ही लेगा। दूरी, यानी घर से विद्यालय जाना रहे तो किसी कोई लेकर जाएगा और विद्यालय से घर आना रहे तो भी लेकर आएगा। ऊंचाई, यानी इससे ऊंचाई से नहीं मतलब इसका संरक्षण नहीं होता है। यानी अगर बड़ी गिलास है तो जाने का बच्चा इसमें ज़्यादा चीज आएगा, भले मात्रा दोनों में बराबर हो। और इस स्टेज में केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। ये सभी पॉइंट पूछे जाते हैं कि ये गुण किस अवस्था में पाया जाता है। अब केंद्रीकरण क्या होता है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषता को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है उसे कहते हैं केंद्रीकरण। जैसे क्लास में अगर स्कूल में लड़कियां रहती हैं, अगर लड़कियां केवल जो है किसी भी चीज़ का प्रयोग जैसे पेन है, पेन का प्रयोग अगर वह लिखने के लिए करती हैं तो ठीक है। कई लड़कियां तो उसको बालों में लगा लेती हैं, बांध के जोड़ा में ऐसे बांध के इसके बीच में डाल देती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पेन से कई सारे काम करते हैं, तो ये जो है केंद्रीकरण नहीं होगा। जबकि अगर पेन से केवल पेन का ही काम किया जा रहा है, यानी लिखा ही जा रहा है, तो उसे कहते हैं केंद्रीकरण। जैसे बच्चे को अगर मोबाइल दे दिया जाएगा तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कुछ नहीं देखेगा, केवल उसमें गेम खेलेगा। तो यानी बच्चे के अंदर इस स्टेज में गेम केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक के अंदर बालकों में पाया जाता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। और इसमें जो अभी अपलटावी का गुण नहीं आया था, तो इसमें अपलटावी का गुण आ जाता है। उसमें जीववाद का गुण था, तो इसमें जीववाद का गुण समाप्त हो जाता है। यानी बच्चा इसमें जान जाता है कि धरती माँ में जीव नहीं होती हैं। मुद्रा को पहचान जाता है, इसमें 2000 की नोट दोगे तो 2000 की नोट लेगा, सिक्का नहीं लेगा। और यहाँ घर से स्कूल चला भी जाता है और आ भी जाता है। और मात्रा भी जान जाता है कि जो है इसमें कौन में ज़्यादा पानी या समान है। और इसमें जो है आगमनात्मक तर्कड़ा का विकास होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आगमनात्मक तर्कड़ा का विकास किस अवस्था में होता है, जीन पियाजे महोदय के अनुसार तो तीसरी। आगमनात्मक तर्कड़ा क्या होता है, इसमें वस्तुओं के बारे में जो चीज़ देखता है उसके बारे में सोच सकेगा, हाँ ये इसलिए यह होता है। चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
यह 11 से 15 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाया जाता है और यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। जैसे आम बताओगे तो सोचने लगे आम मीठा होता है, रसीला होता है, उसके अंदर बीज होते हैं, उसको हम लोग जो है छील के खाते हैं। और पौधे के बारे में बताओगे तो जान जाएगा हाँ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है, यानी निगमनात्मक सोच जो है विकसित कर लेता है। अगला टॉपिक है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम पास करने के लिए टैग वर्ड तो बहुत आवश्यक है। टैग वर्ड और टैग वर्ड के लिए जो है एनसीएफ, एनईपी और आरटीई 2009 पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि जो टैग वर्ड बनते हैं ये इसी से बनते हैं। तो चलते हैं देखते हैं एनसीएफ। एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। यह क्या है? तो एक प्रकार का दस्तावेज है और इसमें यह बताया गया है कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की जो 8वीं अनुसूची में भाषा दी गई है, 22 भाषा, सभी 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। मार्गदर्शी सिद्धांत क्या क्या है? तो ज्ञान को स्कूल की बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो जैसे घर पे हरकतें कुछ करता है उसी हरकतों से रिलेट करके ही स्कूल में पढ़ाया जाए। जैसे बच्चा मार्केट जाता है, टॉफ़ी खाता है, खरीदता है, पैसे देता है और पैसे बाकी लेता है, तो मैथ उसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए ताकि दोनों चीज़ें से वो रिलेट हो सके। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी रटने वाले विधि पर जोर ना दिया जाए। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी जो पाठचर्या हो वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। पाठचर्या को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। जो परीक्षा कैसा हो, लचीलापन हो, फ्लेक्सिबल हो, और जो स्कूल में पढ़ाया गया है या स्कूल की जो गतिविधि है उसी से संबंध ही हो। जीवन के मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, यानी जो जीवन है बच्चे को ऐसा विकास करना चाहिए जिससे वे आस्थावान विद्यार्थी बने। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव कौन कौन सा है? पहला है शिक्षकों को अकादमिक संसाधन और नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। जो बच्चों के अकादमिक संसाधन हैं और नवाचार हैं, अकादमिक संसाधन जैसे इस समय टेक्निकल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है, डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, तो यानी जो अकादमिक यानी टेक्नोलॉजी विकास हो रहा है, ये सभी चीज़ें समय समय पर पहुंचाई जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें, यानी जो कम्युनिटी है वो बच्चे के विकास को ध्यान में रखें और जो कम्युनिटी जिस हिसाब से रही है बिल्कुल उसी हिसाब से पढ़ाया जाए, उसी हिसाब से संसाधन हो। अब जैसे मान लेते कोई बालक है मुस्लिम कंट्री का और उसे शिक्षा दे रही है हिंदू कंट्री का, तो उसके दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो वह जिस समुदाय या संस्कृति में है उसी अनुसार ही नॉलेज दिया जाए। मानसिक स्तरीय उपयोगिता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी इसमें जो है उसका जिस हिसाब से मेंटल एबिलिटी हो
मेंटल हो, उसी प्रकार से उसको जो है बच्चे को शिक्षा दी जाए। शांति शिक्षा को बढ़ाओ, महिलाओं के प्रति आदर, यहाँ पे आधार नहीं रहेगा, आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम आयोजन किया जाए। इसमें जो है महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, वैसे देखा जाए महिलाएं अत्याचार तो खुद अपने ऊपर स्वयं करवाती हैं, ये एक कड़वा सच है। इस चीज़ को कोई माने या ना माने, और थोड़ा सा अगर ये सब अपने आप को संभल कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ी कोई नहीं होगा। खुद लालच तो देंगी ही, उसके बाद कहेंगे मैंने बोला क्या। आग लगाने की जड़ भी यही सब होते हैं, और उसके अलावा फिर कहेंगे हमने बोला क्या, हमने कहा क्या। हालांकि इससे तो सब लोग जूझ रहे हैं। तो इसमें हालांकि एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है कि जो महिलाओं के प्रति आदर सम्मान, तो आदर सम्मान सबके प्रति होता है, सबके व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन जब खुद से कोई इमेज अपनी खराब करेगा तो उसको कोई क्या करेगा। कोई बचपन से या जन्म से गड़बड़ व्यक्ति नहीं पैदा होता है, उसको समाज ही बनाता है, समाज ही जो है सारा चीज़ सिखाता है। अगला एनसीएफ 2005 बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए, इसकी बातें करता हो। चौमुखी विकास यानी मानसिक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट से सोशल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट, सभी का विकास हो। सभी विद्यार्थी हो समावेशी वातावरण तैयार करना या प्रजातांत्रिक वातावरण तैयार करना। समावेशी वातावरण क्या है, तो जैसे जो है क्लास या ऐसा वातावरण जिसमें सभी लोग मौजूद हो, सभी भाषा के हो, सभी संस्कृत के, विकलांग हो चाहे साधारण हो, सभी को एक साथ बिठाना, एक साथ रहना, ये सभी जो समावेशी वातावरण होता है। प्रजातांत्रिक यानी बच्चे के अनुरूप शिक्षा हो, बच्चे प्रश्न पूछ सके, शिक्षक केंद्रित ना हो। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। टीचर कैसा होना चाहिए, सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों में सहायक हो। बालक सक्रिय व स्वयं से जाने और सीखे। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है और सीखने में बार बार नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी चीज़ें बार बार नहीं पढ़ाना चाहिए, बार बार नहीं बताना चाहिए। मोटी किताबें, यानी सिर्फ 2005 कहता है कि जो मोटी किताबें हैं वह असफलता का प्रतीक हैं। मानसिक स्तर एवं उपयोगिता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, यानी बच्चे के जैसे मानसिक एबिलिटी हो उसी प्रकार पाठ्यक्रम हो, उसी प्रकार नॉलेज दिया जाए। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सूत्र, बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को सम्मान दिया जाए। और जो एनसीएफ 2005 त्रिभाषा सूत्र की बात करता है, यानी एक मातृभाषा, एक अंग्रेजी, एक और कोई भी भाषा हो सकती है, यानी त्रिभाषा सूत्र की वकालत एनसीएफ 2005 करता है। भाषा कौशल के 4 कौशल, भाषा के कितने कौशल हैं, तो 4 कौशल हैं। 2 ग्रहण करने वाले होते हैं और 2 जो अपने भाव को व्यक्त करने वाले होते हैं।
भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? LSRW। हालांकि इसका कोई क्रम नहीं निर्धारण है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हालांकि क्रम यही देखने को मिलता है LSRW। लिस्टनिंग यानी पहले बच्चा सुनता है, स्पीकिंग बोलता है, रीडिंग पढ़ता है और राइटिंग तब जा कर के लिखता है। सुन करके और पढ़ करके कोई भी चीज़ें ग्रहण की जाती हैं, जबकि बोल करके और लिख करके अपनी बातों या किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य क्या है? तो आत्मज्ञान। आकलन व मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होने चाहिए। क्लास 10th बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, ये एनसीएफ 2005 कहता है। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। पहला, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा, निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड। तीसरा, परीक्षण विधि यानी टेस्ट मेथड। चौथा, सामूहिक विधि यानी कलेक्टिव लॉ। पांचवा, मिश्रित विधि यानी मिक्स्ड मेथड। करके सीखना मतलब क्या है? बच्चे को जो भी चीज़ सिखाया जाए बच्चे खुद से करे और सीखे। निरीक्षण विधि में क्या है कि बच्चा जो है निरीक्षण करे और उसके बारे में जाने। परीक्षण विधि भी ऐसे ही है। सामूहिक विधि यानी आपस में समूह में कार्य किया जाए, समूह में सीखा जाए, समूह में कोई भी चीज़ हो, वार्तालाप हो, फंक्शन हो, तो इससे एक दूसरे से अपने जो बातें व्यवहार ये सब करने के लिए। मिश्रित विधि इन सभी जो है इनसे 5 विधि पर जोर देता है। अगली, शिक्षण विधियां और प्रतिपादक। आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु महोदय। निगमन विधि के जनक अरस्तु महोदय। संश्लेषण विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। विश्लेषण विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि और खोज विधि इन तीनों के हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। व्याख्यान विधि यह सबसे पुरानी विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक बोलता है, बच्चे सुनते हैं। इसमें बच्चे जो पैसिव होते हैं जबकि शिक्षक एक्टिव होते हैं। मारिया मॉन्टेसरी विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी हैं। डाल्टन विधि के जनक कुमारी हेलेन पार्कहेस्ट। प्रश्नावली विधि के जनक वुडवर्थ महोदय। बेसिक शिक्षा विधि के जनक महात्मा गांधी। विनेटिका विधि के जनक कार्ल टर्न। मस्तिष्क विधि के जनक ऑशबर्न। पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी। मूल्यांकन विधि के जनक J.M. राइस। संवाद विधि के जनक प्लेटो। इकाई उपागम विधि के जनक H.C. मॉरिसन। समस्या समाधान विधि के जनक सुकरात महोदय। सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट ब्रूस। प्रक्रिया विधि कमेनियस। वैज्ञानिक विधि गुडवार व स्केटस। समाज मिति विधि एल मैरिनो। सैन्य सैनिक विधि बोज व ब्लूमफील्ड। आगमन विधि क्या है? तो इस विधि में यह विधि छात्र केंद्रित विधि है। इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और सर करके सीखने पर बल देती है। इसकी विपरीत विधि निगमन विधि होती है। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक।
और यह अनुभव केंद्रित विधि है। यह विधि बच्चों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, अपनी समस्याओं का हल स्वयं करके के विचारों से निकलता है। आगे देखते हैं मनोवैज्ञानिक उन्होंने सिद्धांत किस पर प्रयोग करके दिए थे। थॉर्नडाइक महोदय उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं, या इसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह किस पर प्रयोग करके दिए हैं तो बिल्ली पर। पावलोव महोदय अनुबंधन शास्त्री का सिद्धांत किस पर प्रयोग करके दिए हैं तो कुत्ते पर। स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिए हैं, किस पर प्रयोग करके तो चूहे पर। सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया है तो कोहलर महोदय, किस पर प्रयोग करके चिंपैंजी सुल्तान। अल्बर्ट बंडूरा कौन सा सिद्धांत दिए हैं तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड महोदय कौन सा सिद्धांत दिए हैं तो मनोविश्लेषणवाद। और इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग करके थॉर्नडाइक महोदय दिए। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी यही दिए, लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पांव काट लिए। अनुबंधन शास्त्री का सिद्धांत पावलोव महोदय कुत्ते पर प्रयोग करके दिए, जिससे उनकी स्किन चूहे जैसी क्रिया करने लगी। अब क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर महोदय चूहे पर प्रयोग करके दिए, लेकिन कोहलर की चिंपैंजी की सूझबूझ का सिद्धांत चिंपैंजी पर प्रयोग करके कोहलर ने दिए। समाज में अधिक बाउंडर होने से रोक लिया। सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। और मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड। अगला टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि में भी हम लोग देखेंगे हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को। इन्होंने हावर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि मानी जाती है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई प्रकार से होती है। यह कोई एक क्षमता नहीं, बल्कि कई प्रकार के बुद्धि का संयोजन है, अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। पहला है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। पहली बुद्धि कौन सी है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, यानी जिस व्यक्ति में शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाएगी वह वकील, कवि, पत्रकार हो सकता है। दूसरी इनके अनुसार बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है। यह बुद्धि जिस व्यक्ति में पाई जाती है वह अकाउंटेबल, बैंकर या साइंटिस्ट हो सकता है। तीसरा है अस्थानिक बुद्धि। यह अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। इसमें जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है तो अस्थानिक बुद्धि, यानी उसको कोई भी चीज़ दिखा देंगे वह अपने दिमाग में ही सब कुछ क्या करता है, बना लेता है और उसी अनुसार कार्य करता है। अगली बुद्धि है शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर, इन सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है तो शारीरिक गतिक बुद्धि। एक होती है संगीतात्मक बुद्धि।
इस बुद्धि के अंतर्गत मस्तिष्क में संगीत की बुद्धि अधिक होती है। इसमें सिंगर हो सकते हैं, एंटरटेनर जो होते हैं, इन सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? संगीतात्मक बुद्धि। एक होती अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए इस चीज़ को वह व्यक्ति जानता है। इसमें नेता हो सकते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता। एक होता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इसके द्वारा खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं या तो आध्यात्मिक गुरु, महात्मा बुद्ध के अंदर भी यही अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई गई। जो महावीर जैन थे उनके अंदर भी यही बुद्धि। एक बुद्धि होती है प्रकृतिवादी बुद्धि। इस प्रकार की जिस व्यक्ति में बुद्धि पाई जाती है वह प्रकृति के नज़दीक होता है, जैसे किसान। आगे हम लोग देखते हैं TLM। ये भी इम्पोर्टेंट सेशन है। TLM मतलब क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM का फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। यानी शिक्षण क्या होता है? जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसे शिक्षण कहा जाता है। और इसमें प्रयोग होने वाले सभी वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? TLM यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। TLM शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक और आकर्षक बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। और जिस सामग्री द्वारा शिक्षण कार्य को आसानी कर दिया जाए उसे क्या कहा जाता है? TLM यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। इससे प्रभावशाली, रुचिकर व अस्थायी अधिगम होता है। TLM के प्रयोग से कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। TLM में समय की बचत भी होती है। इंद्रियों के स्थान पर 3 प्रकार की सामग्री होती है। पहला श्रव्य सहायक सामग्री, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, भाषा प्रयोगशाला। और दूसरी एक होती है दृश्य सहायक सामग्री, यानी देख करके जिससे शिक्षण कार्य किया जाता है या शिक्षा अधिगम की जाती है, जैसे फ्लैनन बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप, एनसाइक्लोपीडिया, पत्र, पत्रिकाएं, ग्लोब, ये सभी क्या है? तो दृश्य सहायक सामग्री हो जाएंगे। एक होता है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, यानी जिससे हम देख भी सकें, सुन भी सकें, दोनों कार्य हो, उसे श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे टीवी से देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। कंप्यूटर, नाटक, चलचित्र, कठपुतली, ये सभी क्या है? तो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तकनीक के आधार पर TLM कितने प्रकार से होते हैं? तो 2, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कठोर उपागम और मृदु उपागम। प्रक्षेपण के आधार पर 2 प्रकार से, एक प्रक्षेपी, जिन सब चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है वह प्रक्षेपी होती है, जैसे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, OHD, ओवरहेड प्रोजेक्टर। एक होता है अप्रक्षेपी। अप्रक्षेपी में जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्यपुस्तक। NCERT के अनुसार 6 प्रकार से होते हैं। ग्राफिक चित्र, यानी कॉमिक्स, कार्टून। डिस्प्ले सामग्री, जैसे ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनर बोर्ड। त्रिआयामी सामग्री, मॉडल। श्रव्य सामग्री, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिग्वाफोन। प्रक्षेपी सामग्री, स्लाइड, फिल्म। प्रक्रिया सामग्री, अभिनय और क्षेत्र भ्रमण।
आगे देखते हैं अधिगम। क्या? अधिगम। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह सीखना अस्थायी परिवर्तन भी हो सकता है और वांछित परिवर्तन भी हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? सीखना है। जेफी गिलफोर्ड महोदय के अनुसार व्यवहार के परिवर्तन स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन क्या है? सीखना है। स्किनर महोदय के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रू एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से लेकर कब्र तक चलती है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या अपने आप को ढालना, यही अधिगम है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी चाहे जहाँ भी रहोगे कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। अगर सोए हो फिर भी सीखते रहोगे, जाग रहे हो फिर भी, रास्ते में कहीं जा रहे हो बोर्ड वगैरह दिखता तो हर जगह क्या है? सीखने को ही मिलता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। ये सभी जो है। अब अधिगम को प्रभावित क्या क्या करते हैं? तो बालक की योग्यता, निश्चित उद्देश्य, परिपक्वता, परिवार, समाज, ये सभी क्या करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं अधिगम वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ या आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इससे अधिगम की न्यूनतम या अधिकता शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। अधिगम वक्र के कई 4 प्रकार होते हैं। एक होता है सरल रेखीय वक्र। इसमें सीखने की गति एक समान होती है, यानी जिस हिसाब से मतलब इसमें क्या होता है? समय के साथ जो ज्ञान बढ़ता जाता है, यानी सीखने की गति क्या होती है? एक समान होता है। इसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। दूसरा एक होता है उन्नतोत्तर वक्र। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे पहले तेज हुआ फिर उसके बाद धीमी हो गई। नतोदर अधिगम वक्र क्या होता है? यदि इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वह उच्चतम पर पहुंच जाते हैं। जैसे शुरू में कम, फिर उसके बाद धीरे धीरे तेज होते चली जाती है। एक होता है चौथा मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज हो या धीमी हो और अंत में भी तेज हो या धीमी हो, यानी इसमें कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, धूप या शाम, धूप शाम, ये दोनों। अगला है अधिगम पठार। ये क्या होता है? तो इसमें सीखने की गति रुक जाती है। अधिगम के पठार में अधिगम 0 होता है, यानी जब कुछ ना सीखो तो वहाँ पे क्या होता है? अधिगम पठार होता है। आगे देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, अधिगम स्थानांतरण। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अब पॉजिटिव रूप में भी प्रभावित कर सकता है और निगेटिव रूप में भी। एक होता है धनात्मक स्थानांतरण।
धनात्मक स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है। जैसे अगर हिंदी पढ़े हैं तो संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें फायदा करेगा, तो ये क्या होगा, धनात्मक स्थानांतरण। एक होता है ऋणात्मक स्थानांतरण, यानी जब एक नॉलेज दूसरे नॉलेज को प्रभावित ना करे, यानी और बल्कि उसको कम कर दे, इसे कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। जैसे अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और एसएससी की इंग्लिश लगा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि निगेटिव में चले जाएंगे, तो यह क्या होता है, ऋणात्मक स्थानांतरण। एक होता है शून्य स्थानांतरण, यानी जीरो ट्रांसफर। सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्ण अनुभव ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक होता है, तो वहाँ पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण होता है। जैसे अगर साइकिल चला रहे हो तो ट्रक चला नहीं पाओगे, तो यहाँ पे कौन सा स्थानांतरण होता है, शून्य स्थानांतरण। एक होता है क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वे डांस भी कर लेती हैं और गाना भी गा लेती हैं, तो यह कौन सा हो जाएगा, क्षैतिज स्थानांतरण। आगे देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, तो कनाडा के मूल निवासी थे। और अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बच्चा समाज मान्य को अपनाता है और सामाजिक अमान्य को नकारता है। जैसे अगर देखा जाए तो बालक किसी को गाली दे देगा तो फिर समाज उसको गाली देता है, ये गंदा लड़का है, अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ को छोड़ देता है। अगर वह कोई काम करता है जिसका पुरस्कृत होता है तो उसको लगता है समाज में इसकी इससे जो है पहुँच है, इससे में अच्छा चीज़ हो रहा है, तो उससे जो है क्या करता है, समाज से उसके लिए और भी प्रभावित होता और करता है। इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके समाज का ही लेकर के सीखता है, तो अनुकरण करना, मॉडलिंग यानी कॉपी करना, क्योंकि समाज का ही कॉपी करता है, तो इसे अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकरण करना भी कहते हैं। अब जो इन्होंने सिद्धांत दिए थे वह प्रयोग किस पर किए थे, तो बेबी डॉल पर, और इन्होंने 3 मूवी दिखाकर जो है इस पर प्रयोग किए थे। बच्चों को 3 मूवी दिखाई गई, पहली मूवी प्यार वाली, दूसरी सामाजिक मूवी और तीसरी हिंसा वाली मूवी। जो प्यार वाली मूवी थी उसको बच्चे देख करके बेबी डॉल से प्यार करने लगे, और वहीं जब समाज वाली मूवी दिखाई गई तो बच्चे बेबी डॉल से जो है डॉक्टर बन के बेबी डॉल का इलाज करने लगे, और वहीं जब बच्चों को हिंसा वाली मूवी दिखाई गई तो बच्चे जो है बेबी डॉल की गर्दन तोड़कर बाहर फेंक दी। तो इससे इन्होंने निकाला कि जो है बच्चे जो है समाज से ही में ही जो समाज में चीज़ें होती उसी को जो है यह सीखते हैं। और इन्होंने इसके 4 स्टेज बताए, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। आगे देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग कौन सा सिद्धांत दिए हैं, तो नैतिकता का सिद्धांत, यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अब नैतिकता क्या होती है, तो वह नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है, यानी समाज में जो चीज़ नैतिक है, अब जैसे अगर लड़की से शादी से पहले मिलना समाज में बुरा माना जाता है तो बुरा है, और वहीं लड़की को अगर समाज में शादी के बाद मिलने देती है तो कोई टेंशन नहीं, अगर वही लड़की शादी के बाद मिल रही है तो मान्य है।
तो यानी जो समाज में मान्य है उसको नैतिकता कहते हैं, और जो अमान्य व्यवहार उसको अनैतिकता कहते हैं। और ये सारी चीज़ें बच्चे कहाँ से सीखेंगे? समाज से ही सीखेंगे। और ये नैतिकता की परीक्षण करने के लिए एक कहानी सुनाते रहते थे, और उसमें कई सारी कहानी सुनाते थे। उसमें एक कहानी, हिंज की कहानी फेमस है। इस कहानी में क्या है कि एक व्यक्ति की पत्नी है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, और इलाज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, और जो उसका इलाज के लिए दवा है वह एक नया डॉक्टर खोजा है, और वह दवा केवल उसी के पास है। और ये डॉक्टर जो है उस दवा का बनाने के लिए बहुत रुपए खर्च किया है, और पहली बार उस दवा को बनाया है। तो इसलिए जो है, और जो इसका हस्बैंड है उसके पास इतना पैसे है नहीं कि वो इलाज कर सके। इसलिए जो है, अब यहाँ पे बच्चे से पूछा जाएगा, अब वह सोचता है चोरी कर लूँ या ना चुराऊँ। तो बच्चे से पूछा जाता है, बच्चे जिस हिसाब से इसका आंसर देते हैं उसी के अनुसार हम लोग जो है नैतिक चीज़ों को जानते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सी नैतिकता पाई जाएगी। अब एक वर्ड इन्होंने दिए हैं, नैतिक तर्कड़ा, यानी मोरल रीजनिंग। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, यानी बच्चे जो हैं उसमें कहते हैं, कुछ बच्चा कहता है चोरी कर ले, कुछ बच्चा कहता है ना चोरी करे क्योंकि पुलिस पकड़ेगी। तो नैतिक तर्कड़ा वही होती है जो गलत और सही के बारे में डिसीजन लेने में शामिल जो प्रक्रिया है उसी को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। पहला प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, जो 4 से 10 वर्ष तक के बालकों में पाया जाता है, और दूसरा रूढ़िगत नैतिकता स्तर जो 10 से 13 वर्ष तक के अंदर बालकों के अंदर पाए जाते हैं, और तीसरी है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 13 वर्ष तक के ऊपर के बालकों में पाई जाती है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नाम भी याद रखना है और उम्र भी याद रखना है। और इन सभी के 2-2 पार्ट होते हैं, इसके भी 2, इसके भी 2 और इसके भी 2। तो इसके कितने पार्ट हो गए? 6 पार्ट। चलते हैं डिटेल से देखते हैं। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 4 से 10 वर्ष तक के बालकों में होता है। इसमें बच्चों में नैतिकता शून्य पाई जाती है, 0 होती है, यानी बच्चा दूसरे के हिसाब से ही अपने नैतिकता को दिखाता है। इस अवस्था में नैतिकता दूसरों के मानकों के अनुसार निर्धारित होती है। और इसके भी 2 भाग हैं, कौन कौन से? पहला दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा व आज्ञा पालन पर आधारित होती है। यानी जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। यानी इस स्टेज में बच्चा अगर घर पे है, कोई रिश्तेदार आते हैं, पैर नहीं टच करता, राम जोहारी नहीं करता, तो घर वाले तुरंत पीटते हैं और उसको बताते हैं कि मतलब ऐसा करना चाहिए, अगर कोई आए उसका पैर छूना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चे को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा खुद भी वह उसके साथ करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर उसको कुछ भी कहेंगे तो भी कहेगा, अगर उसके कलम को तोड़ देंगे तो वह भी तोड़ देगा, अगर उसको हम मार देंगे तो वह भी मार देगा। और दूसरी स्टेज है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के मानकों को अपने अंदर समाहित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या और गलत का निर्णय लेता है। इसके भी 2 भाग हैं। पहला अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता,
और दूसरा कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। अच्छा या लड़की बने की उन्मुखता में, इसमें बच्चा जैसे स्कूल में पढ़ता है तो पुरस्कार पाता है, तो खुद को भी सोचता मैं अच्छा बनूँ और पुरस्कार पाऊँ। और कानून व्यवस्था में क्या है, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे एक बार रेड लाइट जली हुई थी, पापा चले, उसके अलावा चल गए तो एक्सीडेंट हो गया, तो वह सबको मना करेगा अगर रेड लाइट जले तो सड़क पार नहीं करनी चाहिए। अगला है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी 13 वर्ष तक से ऊपर। इसमें खुद निर्णय लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए। क्या सही है और क्या गलत, जैसे दहेज लेना, दहेज देना, ये सही है गलत, अपने स्तर से सब लोग सोचते हैं। इसके भी दो अवस्थाएं हैं। पहली है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें किशोर जो है जरूरत पड़ने पर सामाजिक नियम तोड़ देता है, यानी अगर किसी की रेड लाइट पार करने से जान बच जाती है तो रेड लाइट पार कर दो। और दूसरा होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है, जैसे भगत सिंह। अगले देखते हैं एडवर्ड थार्डाइक। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिए हैं, तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। थार्डाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और यह एक पशु वैज्ञानिक भी थे। अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए हैं, तो थार्डाइक महोदय ने ही दिए हैं। थार्डाइक के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है, तो एडुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। थार्डाइक महोदय को एडुकेशन साइकोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। थार्डाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिए। इन्होंने बताया कि अगर किसी की उत्तेजना को बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया करेगा या दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। जैसे पढ़ाई करने से नौकरी मिलेगी और नौकरी मिलने से खुशहाल परिवार होगा। इन्होंने प्रयोग किस पर किए थे, तो भूखी बिल्ली पर, और भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके इन्होंने इस सिद्धांत को दिए थे। इन्होंने प्राथमिक नियम बताया था। यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। इसके अंदर 3 थे। पहला तत्परता का नियम, यानी किसी काम को करने के लिए हम जितना तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही सीखेंगे। दूसरा प्रभाव का नियम, यदि सीखना संतोषजनक रहा तो सीखना तीव्र हो जाता है, और यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं होता। थार्डाइक ने इसे पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। अब इन्होंने 5 गौड़ नियम दिए हैं। पहला बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार जब हम नया कार्य सीखते हैं समय अनेक प्रक्रियाएं व प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने का सही विधि मालूम हो जाती है। जैसे गेट पर बिल्ली कूद रही थी तो उसे जो धीरे धीरे पता चल गया। एक दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखा जाता है। अगर छोटे छोटे भाग में सीखकर तोड़कर सीखेंगे तो वे जल्दी सीख जाएंगे। अगला है आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम और सुगम और सरल हो जाता है। अगला है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। यह नियम यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उस काम को हम उतना ज़्यादा सीखेंगे। अगला एक नियम है सहचर नियम।
इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य किसी स्थिति में उसी प्रकार करना। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं।